नमस्कार दोस्तों, आगे चलते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था, आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया था। ये क्वेश्चन में हम लोग फंस गए थे, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था ना, तो फिर मुझे वीडियो रुकना पड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है 14, 14 तक पढ़े थे, 14 14 करना था। ये इसका आंसर तो पीपल होगा, ये मैंने करा दिया था। कह रहा प्रियोक्रेटिक कोशिकाओं के कुछ विशेषता नीचे दी गई है, गलत का विकल्प चयन करें। झिल्ली आवंत कोशिका अंगक उपस्थित होता है, नहीं, गलत, यही आंसर होगा। देखो, सबसे पहले समझते हैं प्रियोक्रेटिक और यूक्रेटिक में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, समझते हैं। प्रो प्रोक्रियो प्रियोक्रेटिक से, और इधर इधर मैं लिखता हूँ। ठीक है, प्रियोक्रेटिक और यूक्रेटिक। देखो, सबसे पहले क्या होती है प्रियोक्रेटिक सेल में, न्यूक्लियस। अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं, न्यूक्लियस के न्यूक्लियस न्यूक्लियस तो इसमें नहीं होता है, तो इसमें इसमें न्यूक्लियस होती है। इसमें न्यूक्लियस न्यूक्लियस होती है। ठीक है, न्यूक्लियस होती है। देखो, प्रियोक्रेटिक में इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, ट्रू न्यूक्लियस इसमें नहीं होता, ट्रू न्यूक्लियस इसमें नहीं होता, इसमें होता है डीएनए का एक रीजन होता है जिसमें न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। इसमें क्या होता है, डीएनए का एक रीजन, डीएनए का डीएनए का एक रीजन रीजन में होता है, रीजन में होता है, रीजन में होता है, जिसे जिसे न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। ठीक है, इसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसमें कोई न्यूक्लियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन 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 नहीं होता है, नहीं होती है। ठीक है, नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है। ठीक है, देखो, इसमें क्या है, इसमें न्यूक्लियस जो होती है वो ट्रू नहीं होता है। इसमें डीएनए का एक रीजन्स होता है जिसमें जिसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इसमें नहीं होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस जो होती है ना, वेल डिफाइंड होता है, वेल डिफाइंड होता है। ठीक है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी मौजूद होता है और डीएन इनक्लोज्ड होता है। इसमें जो डीएन होता है, डीएनए जो डीएनए होता है वो इन इनक्लोज्ड होती है, इनक्लोज्ड रहता है। ठीक है, इनक्लोज्ड रहता है। डीएनए जो होती है वो इनक्लोज्ड रहती है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक संरचना होती है। ठीक है, समझ रहे हो। यूक्रेटिक की अगर बात करें तो संरचना इसका कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें सब चीज होती है, डीएनए स्ट्रक्चर। ये बेसिक डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, नाभिक के जिसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, ये बात सही है। आकार में बहुत छोटा होता है और एकल गुणसूत्र होता है, ये सब सही है। ठीक है, समझ रहे हो, ये होती है। आगे है, विहिकेटर के द्वारा प्रतिपादन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्नलिखित में कौन सा समूह शामिल नहीं है। कवक, प्रोटोजोआ, प्रोटिस्टा, एनिमिलिया। एनिमिलिया, देखो, जब प्रोटिस्टा के जगत में हुआ था ना, तो इसमें क्लासिफिकेशन किया गया था। तो इस क्वालिफिकेशन की बात करें तो प्रोटोजोआ को शामिल नहीं किया गया, इसमें प्रोटोजोआ कवक किया गया है,
एनिमिलिया किया गया, प्रोटिस्टा किया गया है। बट इसमें ये क्या बोलते हो, प्रोटोजोआ को शामिल नहीं किया। तो क्या क्या किया गया है? अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो 5 जगत में क्या क्या है? मोनेरा है, मोनेरा, मोनेरा को शामिल किया गया है। फिर है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा को शामिल किया गया है, प्रोटिस्टा को शामिल किया गया है। पादप को शामिल किया गया है, पादप को शामिल किया गया है। कवक को शामिल किया गया है, कवक को शामिल किया गया है। और एनिमिलिया को, एनिमिलिया, इसको शामिल किया गया है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और एनिमिलिया। मुनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और एनिमिलिया। एनिमिलिया, मुनेरा, 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 प्रोटिस्टा, पादप, कवक और एनिमिलिया, ये सबको, प्रोटोजोआ को इसमें शामिल नहीं किया गया है। प्रोटोजोआ को इसमें शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, प्रोटोजोआ को इसमें शामिल नहीं किया गया है। मुनेरा को शामिल किया गया है, प्रोटिस्टा शामिल है, पादप शामिल है, कवक शामिल है और एनिमिलिया शामिल है। मुनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और एनिमिलिया, प्रोटोजोआ को शामिल इसमें नहीं किया गया। ठीक है, निम्नलिखित में किसे मानव शरीर का, निम्नलिखित में किसे मानव शरीर का जैव रसायन प्रयोग भी कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है लीवर को, लीवर को कहा जाता है, लीवर को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि शरीर में जो भी रासायनिक प्रतिक्रिया का नियंत्रण होता है ना, जिसमें खास करके रासायनिक को शुद्ध करना, जैसे दवा, जैसे कोई जहर खा लिया तो लीवर में ही जहर मिल जाती है, तो आप चयन करना। और जो लीवर होती है ना, इसी में बाइल जूस होती है, बाइल जूस, बाइल जूस, जूस, बाइल जूस। तो इसमें बाइल जूस का स्रावन होता है। और वसा का, इसमें खास करके वसा, 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 वसा तथा विटामिन, वसा तथा विटामिन, 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 वसा, वसा तथा विटामिन, वसा तथा विटामिन का क्या क्या है, शोषण होती है। और ये यकृत जो है वो रासायनिक कारखाना भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि शरीर में 500 से अधिक रासायनिक कार्य करता है और विभिन्न जटिल कार्यों के कारण इसे जैव रसायन प्रयोगशाला के रूप में कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लीवर। ठीक है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने, बुद्धिमान, याददाश्त, सीखने क्षमता जैसे प्रेरित करता है? तो ये करता है सेरिब्रम। इसका आंसर हो जाएगा सेरिब्रम, डी, 17 के डी। देखो, सेरिब्रम जो होती है ना, वही विचार, देखो यहाँ सारा चीज लिखा हुआ है, सोचना है, बुद्धिमान है, याददाश्त है, लर्निंग, सब कुछ सेरिब्रम कराता है। सेरिबेलम क्या करता है? सेरिबेलम शरीर की स्थिति और संतुलन बनाए रखने की ऐच्छिक पेशियों को गतिकरण करता है। जैसे आप रनिंग कर रहे हो तो कितना तेज दौड़ोगे, ये सेरिबेलम आपको डिसाइड कराएगा कि आपको तेज दौड़ना है, कम दौड़ना है, क्या करना है, ये सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम का काम होती है, सेरिबेलम यही करती है, शरीर के जो भी काम होती है ना, शरीर के बैलेंस, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम क्या करता है? सेरिबेलम का करता है। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस का क्या काम है? हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान का, भूख का, प्यास का, नींद जैसी बुनियादी क्रियाएं होती है, उसको ये कंट्रोल करता है। कौन? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है? शरीर के जो भी तापमान, भूख, प्यास जैसी भी क्रियाएं होती है ना, उसको कंट्रोल करने का काम हाइपोथैलेमस का होता है, हाइपोथैलेमस का। और ये देख लो, थैलेमस, थैलेमस क्या है? जो संवेदी जानकारी के मस्तिष्क तक विभिन्न पहुंचाने का काम सेरी थैलेमस का काम है, थैलेमस का काम है। ठीक है, एक होता है मेंडुला ऑब्लांकेटा, यहाँ तो नहीं दिया हुआ है लेकिन मैं अलग से लिखता हूँ। एक होती है मेंडुला, 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 मेंडुला ऑब्लांकेटा, मेंडुला, सिंपल मेंडुला याद करो। ये क्या करता है ना, जो भी अनैच्छिक क्रियाएं होती है, जैसे ब्लड प्रेशर, बीपी, जो ब्लड प्रेशर हो गया, जो भी जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो मेंडुला के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जैसे बीपी हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, सब जो भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, सब इसमें अचानक छींक आना, झुक्की आना,
ये सब मेंडुला ऑब्लांकेटा करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेरिब्रम। निम्नलिखित में कौन सा पौधा कुकुरबिटेसस का कुल नहीं है। कुकुरबिटेसस, कुकुरबिटेसस का मतलब होती है इसमें लहसुन, लहसुन नहीं है, लहसुन नहीं है। लहसुन जो है वो कुकर कुल बिटेसस का नहीं है, बल्कि ये लिसिसियस का पौधा है, ठीक है। ये सारे देखो कुकर बिटिसिस में आता है। तरबूज आ जाता है, लौकी आ जाता है और खीरा आ जाता है। लौकी, खीरा, करेला, करेला भी इसी में आ जाता है। करेला, 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 करेला इसी में आता है, ठीक है। करेला भी इसी में आता है, ठीक है। समझ रहे हो। सोलेनियस जैसे और इसमें भी बहुत सारे होती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन है, यहाँ तक क्लियर हो गया। देखो 18 वाला में और भी है, जैसे सेलिनियस में आता है आलू, बैगन, कुल, जैसे सेलिनियस, सो सोलेनिस, सोलेनिस, सोलेनिस में आता है, सोलेनिस में आता है आलू, आलू, बैगन, बैगन, आलू, बैगन, आलू, बैगन, टमाटर, टमाटर, फिर हो गया मिर्च, मिर्च। ये सब किस में आता है, सोलेनिस में आता है, सोलिनिस में आता है, ठीक है। और कुकुबिटिस तो हो गया। फिर आता है सोलेनिस, कुरुसीफेरा, क्रूसी, 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 क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी में आता है, क्रूसीफेरी में आता है मूली, 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 सलजम, सलजम, सलजम और सरसों, ठीक है। सरसों आता है, ठीक है। फिर आता है लिलिनियस, लेलिनियस में आता है ई आता है लिलिनियस, ली 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 लिलेसी, लिलेसी, लिलेसी में आता है लहसुन, लहसुन, लहसुन और प्याज, लहसुन और प्याज आता है, लहसुन और प्याज, लहसुन और प्याज, ठीक है। रूटेसी, रूटेसी में आता है नींबू और संतरा, नींबू और संतरा, इसमें आता है नींबू और संतरा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। आगे है, आगे यहाँ तक हो गया, आगे चलते हैं। आगे है यहाँ तक हो गया। इसमें क्या हो जाएगा, लहसुन नहीं होगा। अगला है कि इसमें ठोस, देखो गैस से सीधे ठोस होगा। सबसे पहले ठोस से सीधे गैस, ये होती है ठोस से सीधे गैस होती है ऊर्ध्वपातन, तो D के 1। और गैस से ठोस उसका उल्टा A के 4, तो A के 4 देखो एक ही ऑप्शन में है, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा A के 4, और बी के थ्री, बी के थ्री और C के 2। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान संख्या 35 है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा, 35 में से 17 घटा दो, तो ये हो जाएगा 8, एक 18। ये बहुत सिंपल, समझ रहे हो। 18, 18 हो जाएगा, ठीक है। 18 क्या होती है, कोई भी एटम में क्या होती है,
एक होती है जेड और एक होती है ए। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है एटॉमिक नंबर, और इसको बोला जाता है एटॉमिक मास। मास, और अगर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन आ जाए तो ए में से माइनस कर देते हैं जेड को। ठीक है। आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन धातुओं को रासायनिक गुण से संबंधित नहीं है? रासायनिक गुण, धातुओं का रासायनिक गुण क्या होती है, से संबंधित नहीं है। देखो, धातुओं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती है, जिसकी प्राकृतिक क्षारीय होती है। बिल्कुल सही है, एकदम बिल्कुल सही है। धातुएं प्राय तनु अम्ल से अभिक्रिया करती है और हाइड्रोजन गैस भी स्थापित करती है। बिल्कुल सही है। धातुएं जल से अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड या हाइड्रोजन गैस बनाती है। धातुएं अभिक्रियाओं के दौरान इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके धनायन बनाती है। ये गलत है। धन इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करती है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करती है, तो ये गलत है। इसका आंसर ये भी सही हो जाएगा कि धातुएं प्राय अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस बिकती है। ये भी सही है, ये गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 21 के डी। 21 के डी। ये सब बात देखो, यहाँ जो लिखा हुआ है ना, ये सब याद कर लो, याद कर लेना है। ठीक है, याद कर लेना है कि धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातुएं ऑक्साइड बनाती है और प्राकृतिक में क्षारीय होती है। ये धातु है। अगर अधातु की बात करता तो अम्लीय होता है, अम्लीय। धातुएं प्राय अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है, ये भी बात सही है। धातु जल से अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड या हाइड्रोजन गैस बनाती है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। ठीक है। जल गैस या भाप गैस का प्रयोग दो पदार्थों के उत्पादन के लिए किया जाता है। तो देखो, किसके किसके लिए किया जाता है? जल गैस बनाना हो या भाप अंगार गैस बनाना हो, दो पदार्थों का उपयोग किया जाता है। किसका? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और अमोनिया, नाइट्रोजन और मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो ये किया जाता है हाइड्रोजन और अमोनिया, हाइड्रोजन और अमोनिया बनाना का उपयोग किया जाता है। ठीक है। हाइड्रोजन और अमोनिया में अगर बनाना हो जल गैस, जल गैस, गैस अगर बनाना हो ना, तो H2 प्लस अमोनिया NH3, ये लिया जाता है। ठीक है। जल गैस या भाप अंगार गैस बनाना हो तो हाइड्रोजन और अमोनिया चाहिए। जल के जल के जीवाणुनाशक किस विधि में जल का स्वाद नहीं बदलता? तो ये जल मतलब जल के जीवाणुनाशक की विधि से जल का स्वाद नहीं बदलता, तो ये क्लोरीनीकरण किया जाता है। क्लोरीनीकरण कर सॉरी सॉरी क्लोरीनीकरण नहीं करते हैं, योजनीकरण, योजनीकरण से नहीं बदलता है। जल के कीटाणुनाशक को योजनीकरण विधि से जल का स्वाद नहीं बदलता। ओजोन गैस जब गैस के संपर्क में आकर जीवाणु नष्ट किए जाते हैं और जल का स्वाद भी नहीं बदलता है। ठीक है। तो ये होती है योजनीकरण। परावैंगनिक किरणें क्या करती है? सबको पता है परावैंगनिक किरणें क्या करती है। अल्ट्रावायलेट जो ऊपर से आती है ना, वो उसको इसके अंतर्गत परावैंगनिक किरणें को कुछ समय तक जल में डाला जाता है और उसके बाद जीवाणुओं को नष्ट कर देती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? योजनीकरण। टेक्कोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? टेक्कोफेरॉल, टेक्कोफेरॉल। तो ये है विटामिन ई का, विटामिन ई का, विटामिन ई का सॉरी विटामिन ई का, विटामिन ई का टेक्कोफेरॉल है, विटामिन ई का टेक्कोफेरॉल है। जो जो क्या किया जाता है? पत्तेदार हरी सब्जियां में पाई जाती है। ठीक है। विटामिन ए का क्या है? रेटिनॉल, रेटिनॉल है, विटामिन ए का रेटिनॉल है। विटामिन डी का कैल्सी, विटामिन डी का कैल्सी, कैल्सी 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 फेरॉल, फेरॉल है, कैल्सी फेरॉल है। और विटामिन के का क्या है? फाई फाई फाइलो फाइलो फ्लेविनोन, ये है। ठीक है। जब कोई प्रकाश की किरण वायु से कांच में सिल्ली में स्लैब में प्रवेश करती है तो आवृत्ति बदलती है? नहीं, केवल आवृत्ति बदलती है, आवृत्ति और वेग बदलता है। आवृत्ति और तरंग है दोनों, आवृत्ति नहीं बदलती, आवृत्ति नहीं बदलती, आवृत्ति नहीं बदलती। तो 25 के सी हो जाएगा। देखो, जब भी कोई लाइट, मान लो जल है, ये है जल, मतलब जल है, जल है,
जल है और ये है एयर। मान लो एयर से कोई भी लाइट कोई भी लाइट एयर से इधर उधर जा रही है, जल इसे इधर उधर जा रही है, तो क्या क्या बदलती है? डायरेक्शन बदल जाएगा, डायरेक्शन बदलेगा, वेलोसिटी बदल जाती है, स्पीड ऑफ लाइट बदलती है, वेवलेंथ बदलता है, वेवलेंथ बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है, वेलोसिटी डायरेक्शन सब कुछ बदल जाता है। ठीक है, डायरेक्शन भी बदलती है, वेलोसिटी भी बदलता है, वेवलेंथ भी बदलता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता। ठीक है, पृथ्वी का प्लाइन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये होती है 26 के ए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इतना 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 से अगर आप भेज देते हो तो पृथ्वी से वापस नहीं आएगा। जैसे 1 सेकेंड में आपको इतना भेजना होगा, तो इसी को प्लाइन वेग कहा जाता है। ठीक है, प्लाइन वेग इसी को कहा जाता है। ठीक है, जब भी अगर किसी वस्तु को पृथ्वी की ऊपरी सतह पर फेंका जाता है, तो आपको पता है कि ग्रेविटी के कारण नीचे आना चाहेगा, लेकिन अगर इस स्पीड से अगर आप भेज देते हो, समझो तो वो वापस नहीं आएगा। पृथ्वी की सतह पर ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होती है? कम होती है, बिल्कुल। वायुमंडलीय दाब क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अगर आप ऊपर जाओगे तो वायुमंडलीय दाब घटते जाएगी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होती है ना, वो ऊपर जाने पर घटती है, ऊपर जाने पर घट जाती है। आगे चलते हैं, पृथ्वी की सतह से घटती है। अगला है कथनों पर विचार करना कि कौन सा कथन सत्य है। देखो, जब लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो, तो लिफ्ट में स्थित पिन के फर्श उठकर छत से जा लगेगा। नहीं, गलत। जब लिफ्ट एक समान वेग से नीचे या ऊपर गति करती हो, तो लिफ्ट में भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। बिल्कुल, ये सही है। तो क्या होती है ना, जब देखो, जब हम लिफ्ट से ऊपर जाते हैं और नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं तो भार जो होती है वो भारी लगता है, क्योंकि ग्रेविटी लगती है ना। और जब नीचे आते हैं तो भार जो होती है वो कम लगता है। लेकिन अचानक अगर टूट जाए तो क्या होगा? खत्म कहानी। तो यही आंसर इसका माना जाएगा। नहीं, ओ हाँ हाँ हाँ, सही सही सही, दोनों सही है। कि यदि, यही है ना, सही तो बोल रहा है कि यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण हो गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाए, मतलब जो खींचने की प्रक्रिया उससे भी ज्यादा अधिक हो जाए, तो क्या होगा? वो टूट जाएगा ना, लिफ्ट तो टूट जाएगा, तो पिंड की फर्श उठकर उसकी छत पे जा लगेगी। तो ये भी सही है, तो ये दोनों सही है। ठीक है, बात दोनों सही है कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित जो पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। यही अगर लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। लेकिन यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो क्या होगा? मुक्त स्थिति में आ जाएगा ना, और जब मुक्त स्थिति में आ जाएगा तो भारनीयता की स्थिति क्या होती है? क्योंकि जब लिफ्ट में दोनों दिशा में एक ही त्वरण हो, तो इस स्थिति में क्या होती है? कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। ठीक है, और ये बात गैलीलियो ने सबसे पहले बताया था। गैलीलियो ने ही सबसे पहले बताया था कि निर्वात में सभी वस्तुएं एक समान त्वरण के साथ गिरती है और एक ही समय पर जमीन पर गिरती है। ये कौन बताया था? गैलीलियो ने बताया था। ये ग्रुप डी में पूछा हुआ भी था। गैलीलियो, गैलीलियो, गैलीलियो ने बताया था। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसका दोनों आंसर सही होगा। सारा जब जब श्रोता किसी स्रोत से दूर जा रहा हो, तो सुने गए स्वर की आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति से क्या होती है? कम होती है, कम होती है, कम। क्यों? क्योंकि जब श्रोता किसी स्रोत से दूर जा रही हो, तो जो सुने गए स्वर होती है उसकी आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति से कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है ना। जब किसी स्रोत की अपेक्षित गति से हो, तो वास्तविक गति कम सुनाई देगा। यही तो डॉपलर प्रभाव कहा जाता है, इसी को डॉपलर प्रभाव कहते हैं हम। ठीक है, समझ में आया?
यहाँ तक क्लियर है कि जब जब श्रोता किसी स्रोत से दूर जा रहा हो तो सुने गए स्वर की आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति से कम हो जाती है। क्यों कम होता है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होती है ना वो आभासी घट जाती है, इसी के कारण ऐसा होता है। क्योंकि डॉपलर प्रभाव कहते हैं, डॉपलर प्रभाव एक घटना है जो साउंड सोर्स के बारे में बताता है और ऑब्जर्वर के बारे में बताता है कि दूरी कम हो रही है या बढ़ रही है। तो यहाँ पे डॉपलर कंसेप्ट आ रही है, डॉपलर कंसेप्ट। देखो डॉपलर कंसेप्ट का क्या कहना था, डॉपलर कंसेप्ट क्या कह रहा था, इसको समझते हैं। देखो डॉपलर डॉपलर इफेक्ट क्या कह रहा था। डॉपलर 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 इफेक्ट। देखो डॉपलर इफेक्ट का कहना था, डॉपलर इफेक्ट का कहना था कि जब भी कोई साउंड साउंड सोर्स हो, साउंड साउंड सोर्स और ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर हो, साउंड सोर्स ऑब्जर्वर हो, या तो उसके बीच की दूरी बढ़ रही हो, या तो उसके बीच की दूरी बढ़ रही हो, या उसके बीच की दूरी घट रही हो। बीच की दूरी या तो कम हो रही हो या बढ़ रही हो, तो क्या होती है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो होती है ना वो बदल जाती है। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो बदल जाती है, फ्रीक्वेंसी कम बेसी होती है। जैसे जब श्रोता और प्रेषक एक दूसरे की ओर जाते हैं तो यहाँ पे ध्वनि की आवृत्ति बढ़ती है। अगर 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 मान लो एक, जैसे ये इधर से आ रहा हो, ये इधर से आ रहा हो, ये इधर से आ रहा हो, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो होगा वो बढ़ेगा। लेकिन एक है कि इधर जा रहा हो और एक इधर जा रहा हो, दूर जा रहा हो, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगा, घट जाएगा। मतलब ना जब जब श्रोता और प्रेषक एक दूसरे की ओर आते हैं तो ध्वनि की आवृत्ति बढ़ जाती है, मतलब आवाज तेज होगा। यहाँ पे आवाज जो होगा वो तेज होगा, बहुत तेज होगा। और मतलब दम आवाज तेज और पतली होगी। लेकिन जब दूर जाएगा तो आवाज घटी, भारी लगेगा, भारी होगा और घट जाएगी। ये होती है, ठीक है। इसी के कारण तो यही बोल रहा है कि जब श्रोता किसी स्रोत से दूर जा रहा हो तो सुने गए स्वर की आवृत्ति जो होगा वो वास्तविक आवृत्ति से कम हो जाता है। लेकिन अगर पास आ रहा हो, एक दूसरे से पास आ रहा हो, ये इधर आ रहा हो, फिर इधर आ रहा हो, फिर बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। यदि सिंपल जानो कि यदि ध्वनि का स्रोत स्रोरक की ओर जाती हो, करीब आता है तो ध्वनि तरंगे सिकुड़ जाती है, तरंग दैर्घ्य घटेगा और ध्वनि बढ़ जाती है। तो फ्रीक्वेंसी होगा, जो फ्रीक्वेंसी होगा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो होगा वो बढ़ जाएगी और वेवलेंथ लैम्डा घट जाएगा, लैम्डा घट जाएगा। लेकिन अगर यही दूर जा रहा हो तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सॉरी लैम्डा जो होगा बढ़ेगा और फ्रीक्वेंसी घट जाएगा। तो ये होती है क्योंकि ये पतली होती है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यही यहाँ पे बात बताया गया है। निम्नलिखित निम्न निम्न ताप पर प्राप्त करने के लिए जूल थॉम्सन प्रक्रम अधिक उपयोगी और मित्यापी है। इसकी श्रेणी में आती है जूल थॉम्सन। जो जूल थॉम्सन है वो किस में आती है, जूल थॉम्सन। तो जूल थॉम्सन आता है उद्धोत प्रक्रम में, उद्धोत प्रक्रम, उद्धोत प्रक्रम में। थर्मोडायनेमिक्स का एक सिस्टम है जूल थॉम्सन में, तो उद प्रक्रम में आता है, आइडियाबेटिक प्रोसेस में। समझ रहे हो, आइडियाबेटिक प्रोसेस में आता है। इसको अगर इंग्लिश में रहता ना तो अब बहुत आसान हो जाता है, हिंदी में और कंफ्यूजन होता है, ठीक है। लेकिन समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो इसको मैं हटाता हूँ, चार्जर लगा। यहाँ तक क्लियर है ना, आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देखो इसमें क्या होती है, ये जो है ना ये एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब जूल थॉम्सन प्रोसेस जो है
जब किसी उच्च दाब पर से निम्न दाब की ओर एक छिद्र किया जाता है तो गैस तापमान बदल जाता है, इसी को बोला जाता है जूल थॉम्सन। लेकिन ये एडियाबेटिक प्रोसेस में होती है, एडियाबेटिक प्रोसेस, ये एडियाबेटिक प्रोसेस में होता है, जूल थॉम्सन प्रक्रम होते हैं, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे जो हीट होता है ना, हीट हीट वो चेंज नहीं करता है, ठीक है, ठीक है। हीट जो जूल थॉम्सन कूलिंग होती है वो नहीं चेंज होता है, ठीक है। हीट ट्रांसफर में जूल थॉम्सन नहीं हो पाता, ठीक है। आगे चलते हैं। इंग्लिश, इंग्लिश में क्या कह रहा है? इंग्लिश का क्वेश्चन है, द चेंज सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, शुगर टेस्ट स्वीट, शुगर टेस्ट स्वीट। तो इसका आंसर हो जाएगा शुगर इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड, इट इज टेस्टेड। 32 है, समय समाप्त हो रहा है, समय समाप्त हो रहा है, इसका मतलब टाइम इज रनिंग आउट, टाइम इज रनिंग आउट, टाइम इज रनिंग आउट। फिर है चेंज, चेंज इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, ही सेड टू मी आर यू कमिंग टूडे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ही सेड टू आई वाज कमिंग द डे। नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? न प्लस अयन, न प्लस अयन, न प्लस न, न प्लस नयन का हो जाएगा न प्लस न, ये होगा। निम्नलिखित में कोमल ताल ध्वनियां कौन सी है? कोमल, कोमल ताम्र ध्वनियां है च, झ, 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 ये है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अर्जुन का प्रवाची शब्द नहीं है? अर्जुन का प्रवाची शब्द सुत, सुत पुत्र नहीं है, गुंडा गैस है, कोतेक है, सपासी है, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन है इनमें से, देखो ये आ गया। सबसे पहले मेरठ, मेरठ में सबसे ज्यादा फेमस किस चीज का है? देखो मेरठ में खेल के सामान सबसे ज्यादा फेमस है, बिल्कुल, वो भी बैट, जो क्रिकेट का बैट होती है ना, बैट, ये सबसे फेमस है, हम देखे हैं कहाँ पे बनता है। गुरुग्राम में ऑटोमोबाइल सही है, अलीगढ़ में पीतल के तामा सही, कपूरथला में पेट्रोकेमिकल नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, समझ रहे हो ना। कपूरथला में, जामनगर में है, ये जामनगर में पेट्रोकेमिकल, आपको पता है ना, जामनगर में है, ये जामनगर में है, जामनगर गुजरात, जामनगर में है ये जामनगर में। देखो कानपुर में किस चीज का ज्यादा फेमस है? चमड़ा उद्योग और विस्फोट। मुरादाबाद में ब्रॉस्फर धातु तत्व। जालंधर और मेरठ में खेल का सामान। नेपानगर अखबारी कागज। कोयम्बटूर सूती वस्त्र। जामनगर पेट्रोकेमिकल। भोपाल कीटनाशक उद्योग। बरेली बांस उत्पाद में सबसे ज्यादा फेमस है। लुधियाना भारी मशीनरी औजार और यूनिवर्स। यहाँ तक हो गया। निम्नलिखित में किस समिति का संबंध गरीबी मापन से है? तो गरीबी मापन का संबंध जो है वो है इनमें से सभी। वाई वाई अलकर समिति भी गरीबी मापा था, तेंदुलकर समिति भी मापा था, और लकड़वाला समिति भी मापा था। लेकिन सब अपने अपने जगह मापे थे, समझ रहे हो ना, सब अपने अपने जगह मापे थे। जो गरीबी का मापन किया गया था वो सब अपने अपने सिद्धांतों के अनुसार मापा गया था, ठीक है। जो भी है सब अपने अपने जगह मापे थे। देखो इसको शॉर्ट में समझाते हैं पूरा अच्छे से। सबसे पहला है वाई अलख समिति। वाई के वाई के अलख समिति, समिति। देखो ये जो वाई के अलख समिति था, ये आया था 1979 में, 1979 में आया था। ये भारत के गरीबी रेखा के निर्धारण करने के लिए न्यूनतम उपभोग वैज्ञानिक आधार पे किया था। क्या किया था? न्यूनतम 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 उपभोग, न्यूनतम उपभोग
गरीबी रेखा, मिनिमम कंजप्शंस, मिनिमम कंजप्शंस, कंजप्शंस, मिनिमम कंजप्शंस वैज्ञानिक आधार पे इन्होंने बताया था। किसने बताया था? वाई। इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी, 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्र के लिए, और शहरी के लिए 2100 कैलोरी बताया था, इन्होंने ही बताया था। फिर आया था, फिर लकड़वाला समिति, फिर तेंदुलकर समिति। तेंदुलकर समिति सिर्फ कैलोरी के बजाया था कि ये बताया था ना कि ग्रामीण क्षेत्र में 800 रुपया प्रति, ये जो तेंदुलकर समिति था, ये 816 रुपये, 816 रुपया ग्रामीण में बताया था, और शहरी में बताया था 1000 रुपया। ये गरीबी रेखा के बाद, मतलब कैलोरी से हट के बताया था, ठीक है। और श्री रंगराजन समिति जो था ना, ये भी बताया था। तो ये सब किसके लिए था? लकड़वाला, ये सब इसी के लिए था, ठीक है। आगे का क्वेश्चन है, सिक्योरिटी पेपर मिल निम्न में किस स्थान पर स्थित है? तो सिक्योरिटी पेपर मिल जो है, वो है इसमें होशंगाबाद में है, होशंगाबाद में। जो इंडिया सिक्योरिटी प्रेस जो है, वो है होशंगाबाद, होशंगाबाद में, मध्य प्रदेश में पड़ता है ये, होशंगाबाद के मध्य प्रदेश में। सिक्योरिटी पेपर, सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है? होशंगाबाद में। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में स्थित है, सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में स्थित है। समझ रहे हो? सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, देखो तीन तरह का होता है सिक्योरिटी, ये तो मिल है, मिल। प्रेस भी होता है, वो हैदराबाद में है। करेंसी नोट प्रेस नासिक में है। बैंक नोट प्रेस देवास मध्य प्रदेश में है, ठीक है। टैक्स के आधार पर, टैक्स के आधार पर वृद्धि के अनुरूप दर बढ़ने को क्या कहते हैं? तो दर बढ़ने को कहा जाता है प्रगतिशील कर, प्रगतिशील कर कहते हैं इसको। इसको कहा जाता है, अगर टैक्स के आधार पर वृद्धि के अनुरूप कर के दर बढ़ने के प्रगतिशील कर कहा जाता है, ठीक है। प्रगतिशील कर कहा जाता है, प्रगतिशील कर कहा जाता है। टैक्स के आधार पर विधि के अनुरूप दर बढ़ने की दर को प्रगतिशील कर कहा जाता है, ठीक है। और आगे पढ़ेंगे हम लोग, इसका इतना ही रहेगा तो।